बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। पब्लिक न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आप ऑफिसेस पहुंच चुके होंगे क्योंकि ऑफिस का टाइम हो गया है। मेरे ख्याल से बहुत सारी ख़वातीन ने बच्चों को स्कूल भी भेज दिया होगा, ख़ावंद हज़रात को ऑफिस भी भेज दिया होगा और अब वो कुछ रेस्ट कर रही होंगी, कुछ टीवी लगा के बैठी होंगी। तो तमाम उन ख़वातीन के लिए जो घर पर हमें देख रही हैं और उसके साथ साथ जो लोग हमें कभी कभी यूट्यूब पे लाइव देखते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आपको पता है कि ये जब शो का आगाज़ होता है तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे शो के अंदर इन 2 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हम इस रन डाउन का हिस्सा ज़रूर बनाएं जिसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हो। आज के हमारे गेस्ट लिस्ट बहुत ज़बरदस्त है, उसके अलावा टॉपिक्स भी हमने बड़े अमेजिंग सेलेक्ट किए हैं। कुछ ऐसे सोशल इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल ख़बरें हैं जिन पे बात होना बहुत ज़रूरी है। आगाज़ में आपको पता है हम पॉलिटिकल सिनेरियो में जो भी हैपनिंग्स हो रही होती हैं उसको लाजमी डिस्कस करते हैं और पाकिस्तान की जो सियासत है या सियासी सूरत हाल है, हर गुजरते दिन के साथ, बल्कि इनफैक्ट कहा जाए कि हर गुजरते लम्हे के साथ इसमें कोई ना कोई ट्विस्ट आ रहा होता है, एक नया रंग आ रहा होता है और उस नए रंग को आज हम डिस्कस करेंगे। कल तहरीक इंसाफ के हवाले से एक खबर आई और एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग या उल्टा मामला हुआ। शेर अफजल मरवत की बजाय हामिद रज़ा खान को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद किया गया, जबकि इस पे बहुत सारे लोग हैरान और परेशान भी थे। कुछ कह रहे थे कि जी एक्सपेक्टेड था, कुछ के लिए तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स एक चीज़ थी। ये जो नॉमिनेशन हुई है, क्या इससे बहुत सारे नए सवालात पैदा हो रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो एक डेडलॉक बरकरार था, कोई बातचीत का मामला नहीं था, क्या कोई बर्फ़ पिघलने लगी है? इस तरह से बहुत सारे ख़यालात का इजहार किया जा रहा है। इसी पे तज्जिया ले लेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मोना आलम साहिबा मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मोना कि आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। ये जो कल तहरीक इंसाफ की जानिब से शेर अफजल मरवत की बजाय हामिद रज़ा खान साहब को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद किया गया है, मेरे पहले इंट्रो में भी ये कहा, क्या इससे हम ये ख्याल कर सकते हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो एक बर्फ़ थी वो कुछ पिघलने की हद तक नज़र आ रही है हमें? पीएसी चेयरमैनशिप वैसे तो उसूली तौर पे अपोजिशन का ही हक़ है और अपोजिशन को ही जानी चाहिए। और अगर हुकूमत ऐसी बात कर रहे हैं या ट्रेजरी बेंचेस पे कोई लोग ऐसी बैठ के बात कर रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपोजिशन को जाए या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई के अरकान जो हैं उसके चेयरमैन बने, तो उनको अपना वक्त याद रखना चाहिए कि जब पिछले दौरे हुकूमत में पीटीआई के यही बात उस वक्त पीटीआई के लोग भी करते थे कि जी रिवायत है, क्योंकि इसके ऊपर कोई ऐसे लेजिस्लेशन तो नहीं है, एक रिवायत के ऊपर या पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस के ऊपर जो पीएसी की चेयरमैनशिप है वो डिसाइड होती है और वो हमेशा से रिवायती तौर पर अपोजिशन के पास ही रहती है। रहनी भी इसलिए चाहिए क्योंकि हुकूमती किसी भी चीज़ का ऑडिट या स्क्रूटनी ज़ाहिर है हुकूमत का ही एक रहनुमा नहीं कर सकता। पीएसी का जो पर्पज़ है वो फिर वो ख़त्म हो जाता है कि अगर हुकूमत का ही बैठा बंदा जो है वो बैठा हो पीएसी के चेयरमैन की जगह पर और वो कहे कि हम हुकूमत के अकाउंट्स का ऑडिट करने लगे हैं या उनकी किसी वजारत का ऑडिट करने लगे हैं, तो जाहिर है उसके अंदर जो पार्शलिटी है उस ऑडिट में वो बहुत सख्त तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो पहली तो अव्वल बात यह है कि हुकूमत को भी ऐसे कोई तकाजा या इस तरह की कोई अनड्यू डिमांड करनी ही नहीं चाहिए। सामना करें पीएसी की चेयरमैनशिप का और पिछले दौर की तरह जहाँ पर उन्होंने अपोजिशन लीडर जो है वो लगाया हुआ था राजा रियाज साहब को और इस तरह के सूरत हाल थी, पीएसी के चेयरमैन जो हैं वो उन्हीं के अपने इत्तेहादी थे एक तरह के, नूर आलम खान साहब। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत जो है एक यही एक गलत प्रेसिडेंट जो उन्होंने पहले सेट किया है वही प्रेसिडेंट लेकर वो दोबारा भी चलें। वो ऐसा लगता है जैसे गोया हुकूमत को एक आसानी में रहने की या एक आसान तरह से, जैसे कहते हैं ना कि जैसे हलवा खाने की आदत हो गई है कि हमें कोई जहमत ना दे, तो ये एक तासुर मिल रहा है हुकूमत की तरफ से। सामना करें और फेस करें पीएसी की चेयरमैनशिप का और बिल्कुल ये हर सूरत ये अपोजिशन को ही जानी चाहिए। जहाँ तक बात है हामिद रज़ा खान की कि अगर उनका नाम आ रहा है ज़राए के हवाले से कि उनको जो है वो पीएसी की चेयरमैनशिप मिल जाए, वो बात इसलिए अजीब सी हो जाती है क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पहले रोज़ से पीटीआई की हिमायत की है और सबको पता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इटसेल्फ एज एन एंटिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती। पीटीआई के साथ जो अदालती तौर पर उनके साथ जो मामलात हुए उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का उनको सहारा लेना पड़ा और ये ऐसा लग रहा था कि कभी न कभी इस तरह के प्रॉब्लम्स
और इस तरह की जो इख्तिलाफात हैं वो दोनों जमातों में, क्योंकि दोनों बहरहाल एक अलग अलग जमातें हैं, एंटिटीज़ हैं, ऐसा मालूम हो रहा था पहले भी जब ये इत्तेहाद होने जा रहा था और ये पीटीआई के सारे लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने जा रहे थे, जब इनकी पार्टी या इनका सिंबल छिन गया था, तो उस वक्त ऐसा मालूम हो रहा था कि बाद में किसी न किसी पॉइंट पर जाके ये इख्तिलाफ आएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि आना नहीं चाहिए, ये उनकी तरफ से उनको बहुत एक बुरी तरह से पेंट कर रहा है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जाहिर है कि जानते बूझते उन्होंने ये फैसला किया था कि पीटीआई के अरकान को वो एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद जाहिर है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अपने अरकान हैं उनसे कई ज़्यादा जो है वो तादाद बढ़ गई है पीटीआई के अरकान की। हाँ, अगर पॉलिसी के हवाले से बात की जाए तो पार्टी पॉलिसी या डिसिप्लिन के हवाले से तो वो पाबंद है, जो भी उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह जो हैं वो कहते हैं, और वो हामिद रज़ा खान साहब हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है हामिद रज़ा खान साहब को भी इस मामले में स्टेप बैक करना चाहिए। ऑब्वियसली उनको खुद भी ये बात जाननी चाहिए कि वो भी बहैसियत खुद उस तरह की अपोजिशन नहीं कर पाएंगे बहैसियत पीएसी चेयरमैन, जिस तरह का कोई अगर पीटीआई का पीएसी चेयरमैन होता है, जैसे अभी शेर अफजल मरवत साहब का नाम जो है इसमें सरे फहरिस्त है, तो वो अगर कर पाएंगे, वो लेवल की मुखालफत जाहिर है या अपोजिशन जो है जो चाहिए होती है पीएसी की चेयरमैनशिप में, जो कि पिछले दौरे हुकूमत में पीडीएम के हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आई थी, उस तरह की मुखालफत जो है वो हामिद रज़ा खान नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है उनको खुद भी ये रियलाइज़ करते हुए पीटीआई के जो भी नामजद कैंडिडेट हैं उनके हक में खुद भी सरेंडर करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा मोना, दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ है वो एक बार फिर धांधली को लेकर जो है वो प्लान कर रही है एहतजाज का। क्या आपको लगता है कि जो सियासी जमातें हैं ये आपस में कुछ मसाइल का हल भी निकालेंगी, या फिर वही एहतजाज की सियासत और सड़कों पे निकले हैं, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, इन सारे मामलात को लेकर इंतशार फैलाती नज़र आएगी? एक्चुअली बात यह है कि तहरीक इंसाफ, अफसोस की बात है कि उनके बयानात में, ख़ास तौर पर अब से कुछ रोज़ पहले जो खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की जेल में, उनके बयानात में किसी तरह की कोई नरमी या किसी तरह की कोई लचक नज़र नहीं आ रही है, और ये बहुत एक परेशान कुन मैं समझती हूँ सूरत हाल है, क्योंकि ऐसा लगता है कि खान साहब ने खुद ही अपने लिए सारे दरवाजे बंद करके रखे हैं, पीटीआई ने भी अपने लिए सारे दरवाजे बंद करके रखे हैं। अगर ये एहतजाज करते हैं, एहतजाज की कॉल देते हैं, ज़ाहिर है पिछले जितनी दफ़ा इन्होंने प्रोटेस्ट किया है इनको सख्त तरीन रियासती मुखालफत का सामना हुआ है, होना नहीं चाहिए किसी भी एहतजाज की, और पुरअमन एहतजाज अगर हो बिलखुसूस तो उसकी भरपूर इजाज़त होनी चाहिए। रियासत इसलिए काउंटर करती है पीटीआई के किसी भी एहतजाज को, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर 9 मई का एहतजाज जो है वो वायलेंस की तरफ चला गया था, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती कि अगर दोबारा कोई मजमा इकट्ठा होता है पीटीआई का तो वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जहाँ पर रियासत का ये व्यू पॉइंट है, वहीं पर दूसरी तरफ मैं फंडामेंटल बात भी बिल्कुल करना चाहूँगी कि वैसे किसी भी कानून के तहत किसी भी पुरअमन एहतजाज को रोकने की जो है वो कोई सर पैर नहीं है। मुझे लगता है रियासत को भी इसमें एक कदम पीछे लेना होगा, और अगर एहतजाज मांग रहे हैं, एहतजाज जिस पॉइंट तक वायलेंट नहीं होता है तब तक तो मैं समझती हूँ एहतजाज में कोई कबाहत नहीं है, और उसमें कोई किसी तरह की कोई कदगन या उसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जो कि अफसोस के साथ हमें नज़र आती है। बल्कि फैमिलीज़ भी जो पहुंची होती हैं उनको उन तक को जो है वो रोका जा रहा होता है। लेकिन बहरहाल मैं समझती हूँ कि इसमें पीटीआई को भी अगर रियासत ने एक कदम पीछे लेना है तो पीटीआई ने भी 4 कदम पीछे लेने हैं। जैसे खान साहब ने बात की है, जेल से बैठकर उन्होंने फिर जो हैं वो आर्मी चीफ तक का नाम ले लिया है, और वो फिर से जो फ़ौज के ऊपर अपनी इल्ज़ाम तराशी है वो कर रहे हैं। वो बहुत सारे इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर कुछ हुआ तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मतलब खान साहब आपको पता है बिल्कुल ऑफ द कफ किस्म की बातें करते हैं, जो उनका बिल्कुल एक जहन में बात है, पहली बात आती है जहन में वो एकदम से बोल देते हैं, और कई दफ़ा उसकी मैं समझती हूँ खान साहब को सियासी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो अगर रियासत को एक कदम हम पीछे लेने की बात कर रहे हैं, वहीं पर हम समझते हैं कि खान साहब को भी 4 कदम पीछे लेने चाहिए, और इस तरह के बयानिए से गुरेज करना चाहिए। आपको याद होगा इस बयान के बारे में जब शानदाना गुलजार उनकी पार्टी में बहुत इम्पॉर्टेंट रहनुमा हैं, आजकल MNA हैं, वो उनसे जब सवाल किया गया इस उनके बयान के बारे में, तो उन्होंने कहा, उन्होंने बल्कि बिल्कुल भी इमरान खान साहब के इस बयान की तायीद नहीं की। तो ये आप समझें कि ये मुमासलत रखता है उस बयानिए से जो कि नवाज़ शरीफ साहब भी जब लंदन में थे तो वो उस वक्त ये बयानियाँ बना रहे थे,
और उनकी भी पार्टी का कोई भी रहनुमा उस बयानिए का ओन नहीं कर रहा था। जिसे कहते हैं कि इख्तिलाफी नोट का वजन उठाने के लिए तैयार नहीं था। तो यही सूरत हाल अब हम पीटीआई में देखते हैं कि जिस तरह का जो बयानिया इमरान खान साहब और जो मज़ाहमत का बयानिया वो बना रहे हैं वो भी वैसा ही है। और उसका भी हम देखते हैं कि पीटीआई के जितने लोगों से हमारी बात होती है और अगर ख़ास तौर पे ऑफ द रिकॉर्ड बात हो तो वो ख़ास तौर पर वो भी ये मतलब उसकी बहुत ज़्यादा ओनरशिप नहीं लेते इस तरह के बयानिए की। तो खान साहब को मुझे लगता है अपनी जमात के लिए अगर उनके बेहतरी के लिए सोचना चाहिए और कोई ना कोई ऐसी गुंजाइश रखनी चाहिए कि जहाँ से ये जो बहुत एक सियासी दर्जा हरारत आसमान को छू रहा है आजकल उसको कम किया जाए और इस कशीदगी को कम किया जाए। खान साहब ने खुद भी गुंजाइश पैदा करनी है और मुझे लगता है उनके जो हालिया बयानात हैं वो उस गुंजाइश को, जहाँ भी गुंजाइश नज़र आती है वो हालिया उनके बयानात ऐसे हैं कि जैसे गोया अपने खुद के पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के, यानी वो बयानात जो हैं वो कहीं ना कहीं वो खाली जगह छोड़ते नहीं हैं। और खान साहब आपके मुताबिक कि खान साहब को भी 4 कदम पीछे लेना होंगे और स्टेट को भी इस हवाले से जो एहतजाज का हक है वो देना होगा और एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। जमहूरियत में या सियासी जमातों का राइट है कि वो एहतजाज करें और अपने मौक़िफ़ के हवाले से बात करें, लेकिन पुरअमन तरीके से। दूसरी जानिब जी रवा हफ्ता जो है और आने वाला हफ्ता है अदालती लिहाज से मोना बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास है और उसके साथ साथ फिर जो ख़त का मामला है 29 अप्रैल को उसकी भी समाअत होने जा रही है। आपको लगता है कि इस वाक़े के बाद अदलिया में जो मुदाखलत का सदेबाब है वो मुमकिन हो पाएगा? बिल्कुल, ये जो सुप्रीम कोर्ट का मामला और जजेस के हवाले से जो प्रॉब्लम चल रही है मैं समझती हूँ वो भी एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर पाकिस्तान के इम्प्रेशन के ऊपर और पाकिस्तान के एक इमेज के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालिया निशानात आ रहे हैं और ख़ास तौर पे तब जब इस तरह की आवाज़ें हमारे अपने निज़ाम अदल से उठ रही हों। मुझे लगता है कि जो भी मामलात हैं उनको फुली एड्रेस होना चाहिए और इस तरह से एड्रेस होना चाहिए कि दोनों तरफ की बात हो। अगर वो जो जजेस हैं मोअज़्ज़ज़ जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने ख़त लिखा है, इख्तिलाफ़ किया है, अगर उनके ऊपर उनके क्रेडेंशियल्स पर कोई सवालिया निशानात हैं उनको भी सामने आना चाहिए कि वो क्या हैं, उनकी क्या सच्चाई है उनके पीछे, क्या वो महज इल्ज़ामात हैं या उन इल्ज़ामात में कुछ वज़न भी है। तो गोया ये कि उनकी अपनी ज़ात के ऊपर जो सवालात उठाए जा रहे हैं उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए और जिस तरह के संगीन तरीन इल्ज़ामात उन्होंने उस ख़त में लगाए हैं कि जिस तरह के प्रेशर्स का उनको सामना था, उन तरह के जो इल्ज़ामात हैं उनकी भी मुकम्मल जांच और खोज होनी चाहिए कि पता लगे कि क्या वाक़तन इस तरह के इतने संगीन तरह के उनके ऊपर प्रेशर्स रहे हैं जिसके तहत उनको फैसले देने का कहा गया। दोनों बातें मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी हैं और हमारे निज़ाम अदल और हमारे मुल्क का जो एक चेहरा है उसको साफ़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैं समझती हूँ एक हमारे ऊपर सवालिया निशान आ रहा है और इसकी वजह से पाकिस्तान की इमेज को बेतहाशा नुकसान पहुँच रहा है। अगर निज़ाम अदल पे भी बात हो तो फिर जाहिर है वो आपके मुल्क का एक सबसे टॉप एक लेयर है जो कि जिसके ऊपर सवाल अगर उठ जाते हैं तो फिर दीगर जो नीचे जितने दीगर डिपार्टमेंट्स हैं या जो दीगर जो आपके मुल्क में वॉक्स ऑफ लाइफ्स के जो दीगर मामलात हैं उनके ऊपर तो और ज़्यादा फिर सवालिया निशान उठते हैं। तो इसलिए इस बात को फौरी तौर पर दोनों इतराफ़ से एड्रेस होना ज़रूरी है और मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, मैं उम्मीद अभी भी अच्छी रखूँगी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना जो मुकम्मल किरदार है अनबायस होकर और बिल्कुल दोनों इतराफ़ की बात सुनकर अदा करेगा। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। मोना आलम हमारे साथ मौजूद थी मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और अदलिया के हवाले से जो अहम एक डेवलपमेंट होने वाली है आइंदा आने वाले दिनों में जो बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता है उस हवाले से अपना कमेंट दे रही थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहती है सियासत में। हम सोचते हैं कि सुबह सुबह थोड़ी सी डोज देंगे आपको सियासत की, उसके बाद कोई लाइटर स्टोरी पे जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी हैपनिंग होती रहती है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है एक बार फिर उन पर एतराज़ आयद किया गया है और पीटीआई को 30 अप्रैल को पेश होने की हिदायत की गई है। इंतखाबी निशान वापस हासिल करने के लिए
क्या पीटीआई जो कोशिशें कर रही है, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के एतराज़ात है इसको जो दूर किए जाएंगे, क्या उनके मामलात होंगे, इस पर भी कमेंट लेंगे। और अभी कुछ देर पहले आपने लाइव कट भी देखा जिसमें मरीम नवाज साहिबा, मरीम वज़ीर आला पंजाब जो हैं, वो चूंग का जो पुलिस सेंटर है, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ की जो पासिंग आउट परेड थी वहाँ पे गई, उन्होंने वहाँ पे यूनिफॉर्म पहना हुआ था। और एज अ वज़ीर आला उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से ही बात करेंगे, जो मौजूदा हुकूमत है इनके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये काफ़ी अरसे से एक मामला चला आ रहा है और ये इस पर एतराज़ात भी हुए और अब फिर 30 अप्रैल को इनको बुलाया गया है। क्या मामला किस रुख जाएगा ये? जी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला बनता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई ने डे 1 से कुछ थोड़ा सा इसमें लापरवाही का मुजाहरा किया। जब वो लोग गवर्नमेंट में थे उस टाइम उनको एटलीस्ट अपना पेपर वर्क कंप्लीट रखना चाहिए था। हमारे सामने पीएमएलएन की एग्जांपल है, वहाँ पे भी सब लोग बिला मुकाबला मुंतखब हुए, वहाँ पे भी कोई इलेक्शन नहीं हुआ, बट वो जो फाइल्स थी या जो पेपर्स थे उनको उन्होंने कंप्लीट रखा, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की उनकी। तो डॉक्यूमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो पता ये चला कि जब पीटीआई अपोजिशन में आ गई फिर प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जब आप अपोजिशन में होते हैं फिर आपका एक एक नुक्स ढूंढ के निकाला जाता है कि यहाँ पे आपने थोड़ा सा मसला था, यहाँ पे प्रॉब्लम थी। सो ये सारी चीज़ें जब डिस्कस हुई तो फिर उनको इसका नुकसान इलेक्शन में हुआ फाइनली। बट पीटीआई ने ये साबित किया कि बल्ले का निशान लेने से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। सो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब ये चीज़ एक नॉन इशू बनती जा रही है। अब चूँकि इलेक्शंस हो चुके हैं, असम्बलीज आ गई हैं, इन प्लेस है सारा कुछ, तो अब इनको निशान वापस मिले या ना मिले अवाम ने अपना फैसला सुना दिया था 8 फरवरी को। तो इसलिए अब ये लीगैलिटीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन इसमें डेट्स देगा, इलेक्शन कमीशन इनको बिल्कुल ईज नहीं देगा, ये तो एक चीज़ तय है। उसकी वजह ये कि इलेक्शन कमीशन का आप जो पास्ट रिकॉर्ड देखें तो उसमें फिर पता चलता है कि ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक ज़्यादा मसला है और प्रोसेस की चीज़ें जो हैं वो तो बहरहाल ठीक कर ली जा सकती हैं अगर किसी की इंटेंशन हो तो। क्योंकि ये मामला इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया है कि ऑब्वियसली आपने खुद भी अभी बात में कहा कि जो इंतखाबी निशान वापस लेना था उससे पीटीआई को ओवरऑल कोई डैमेज नहीं हुआ, बल्कि कहीं ना कहीं लोग उनको उस तरह का गेन भी हुआ। लेकिन ये मामला किसी तरफ तो जाना चाहिए भी, ताकि क्लैरिटी को एक पार्टी को भी इंतखाबी निशान के हवाले से भी और ओवरऑल पब्लिक को भी जो उनके सपोर्टर्स हैं। बिल्कुल होना चाहिए, बट इसमें इशू ये है कि अब चूंकि इलेक्शंस हो चुके हैं, अब ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई जल्दी है और ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई जल्दी है, क्योंकि ये सारी हौच पौच जो बना हुआ था ये इलेक्शन से पहले का था कि सियासी फजा किस तरफ जा रही है और अवाम कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं। तो अब दोनों पार्टीज़ जो हैं उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा नॉर्मलाइज कर लिया है, अब लीगल वे में इसको प्रोसीड किया जाएगा। पीटीआई की बिल्कुल ये कोशिश है कि वो पार्लियामेंट के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो प्लेटफॉर्म है उसको जल्द अज जल्द छोड़ के तो अपनी जो पेरेंट पार्टी है पीटीआई उसके अंदर चले जाएं। तो ये उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। एक दफ़ा फिर मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करेगा, ये मामला इतना आसानी से हल नहीं होने वाला। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी जानिब अब जो इकॉनमी की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर कल जो ताजिर बरादरी से भी उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने मौशी चैलेंजेस ओवरऑल हमारे मुल्क के अंदर इकॉनमी के हैं ही, ताजिर बरादरी ने भी कहा है, मुख्तलिफ पहलुओं पे बात की है, जिसमें एक ट्रेडिंग का मामला भी था जो इंडिया के साथ उन्होंने कहा है कि होनी चाहिए और जो मौशी चैलेंजेस है उसे निमटने के लिए चीज़ ज़रूरी है। जो मुल्की मैशत है और साथ साथ जो हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कहीं ऑन एंड ऑफ हमारे साथ रहती है, आपस में एसोसिएटेड तो हैं, इनका दोनों से कहीं ना कहीं डायरेक्टली ताल्लुक भी है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ एक सुलह वाला मामला भी होना चाहिए। क्या कमेंट होगा आपका इस हवाले से? देखिए, इकॉनमी का मसला थोड़ा सा पेचीदा इसलिए है कि बड़ा बुनियादी सा मसला है पाकिस्तान का कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है वो ठीक नहीं है। हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है और जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट दिन रात मेहनत करने से वो पॉसिबल हो सकती हैं। ये नहीं हो सकता कि आप आज डिसीजन लें तो कल आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, उसके लिए आपको एक पूरा नेटवर्क चाहिए, फैक्ट्रीज़ हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, इन्वेस्टर पैसा लगाने पर राज़ी हो। प्रॉब्लम ये हुआ है कि जब बिज़नेस सॉल्यूशंस कम हो गए हैं तो लोगों ने प्रोडक्टिविटी जो है उसको शिफ्ट कर दिया है टूवर्ड्स प्रॉपर्टी। लोग प्लॉट लेना पसंद करते हैं, फैक्ट्री लगाना पसंद नहीं करते। तो उससे ये सारी चीज़ें
डिस्टर्ब हो गई हैं। तो अब जब इस सारी चीज़ को हम लेके चलते हैं तो पता ये चलता है कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है कि आपने अपनी एक्सपोर्ट को किस तरह से बढ़ाना है। तो वो जब बैलेंस ठीक होगा तो तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। उससे पहले हम कुछ इनकलाबी इकदाम कर सकते हैं। वो ये है कि हम इम्पोर्ट्स में जो हमारे ख्याल में या हुकूमत के ख्याल में गैर ज़रूरी अशिया हैं उनको हम कट लगा दें या कोई इस तरह के टैक्सेस बढ़ा दें। सो बहरहाल ये साल तो काफ़ी मुश्किल हैं, चैलेंजिंग है। Challenging अच्छा, अभी है। जिस तरह से आप खुद भी कह रहे हैं कि बैलेंस तो नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब ये जो हमारा कल जिस तरह से मीटिंग में बात भी हो रही थी कि जो हमारी इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही, हर चीज़ की प्राइसेस में इंक्रीज़ हो रही है और हमारी इंडस्ट्री ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमें चैलेंजेस का सामना तो है। तो दीगर जो हमारे ऑलरेडी ऑर्डर्स आते हैं पाकिस्तान या हमारी इंपोर्ट होती है, अगर वो भी दूसरे ममालिक को मिलना शुरू हो जाए तो हमारे लिए चैलेंजेस तो और बढ़ जाएंगे। क्या आपको लगता है मौजूदा हालात में स्टेट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास इन तमाम तर बातों के लिए कोई सोल्यूशन होगा या हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाएगा? शॉर्ट टर्म गोल्स में तो कोई चीज़ पॉसिबल है आपके मुताबिक? बहुत मुश्किल लगता है जी, फ्रैंकली शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस बड़े मुश्किल हैं। उसकी वजह यह है कि अभी हमारे सामने गंदम का जो मसला सामने आया है उसमें जो प्राइस है उसको देख के किसान बहुत परेशान है। फिर यह है कि एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, बहरान आएगा, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये वो डे टू डे जो अफेयर्स हैं उनके ये मसाइल हैं जो कि हल नहीं हो रहे। हालांकि हमें एग्रीकल्चर में किसान को डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। जब हम उसको सपोर्ट करेंगे तो वो बिल्कुल एक बेस लाइन है, वहाँ से एग्रीकल्चर की जो पूरी मामला है वो आगे बढ़ेगा। अब वो नहीं हो रहा, तो अब हम जब इस तरह की चीज़ों को देखते हैं तो फिर पता ये चलता है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे जाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म इश्यूज जो हैं उनमें डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं हो रही। अच्छा, मैं दूसरी जानिब ये भी ज़रूर बात करूँगी, जिस तरह हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जब हम तहरीक इंसाफ को देखते हैं कभी हमें लगता है कि उनके जो मामलात हैं वो ईज़ की तरफ जा रहे हैं, कभी हम कहते हैं कि मामलात बिल्कुल ही डेडलॉक की तरफ हैं। फिर दूसरी जानिब जब ये वाली हुकूमत है परफॉर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरे साइड पे हमें मौशी चैलेंजेस बहुत है, IMF प्रोग्राम है, दीगर मामलात हैं, सख्त फैसले लेने हैं, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं ले पाते हैं। और फिर आपने अवाम को भी अपनी हुकूमत से जो ये इसको लॉन्ग टर्म करने के लिए ये जस्टिफाई करना है कि हम हुकूमत में आए हैं तो हमने बेहतर हालात व वाक़यात क्रिएट करने हैं। सो ये सारे चैलेंजेस में जो स्टेबिलिटी है वो मौजूदा दौर में आपको लगता है कि आइंदा आने वाले चंद सालों में या चंद महीनों में कुछ हमें नज़र आएगा, कोई एक उम्मीद की किरण जिसको आवाम एक्सपेक्ट कर रही होती है? देखिए, मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी का मामला बिल्कुल गवर्नेंस के साथ और इकनॉमिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ होता है अपोजिशन के लिए ऑफर करने के लिए। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह आसिफ अली जरदारी ने नेशनल असम्बली में तकरीर की, इसी तरह शहबाज शरीफ भी कहते रहे कि वो अगर वो मुफाहिमत चाहते हैं तो वो किस तरह की मुफाहिमत चाहते हैं, क्योंकि अपोजिशन जो है वो हेल्पलेस होती है। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किस तरह से रिकनसाइल करती है चीज़ों को, किस तरह से CBMs क्रिएट किए जाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कौन से ऐसे 5 स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट लेगी। वो प्लान अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहा। अगर वो प्लान उनकी तरफ से आएगा तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट इस मामले में संजीदा है। दूसरा जो मामला है गवर्नेंस के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लेने की बजाय, एयर एम्बुलेंसेस की बजाय या और दूसरे मसाइल की बजाय, गुड गवर्नेंस का बिल्कुल बड़ा सादा सा इशू ये होता है कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्स है उसको आप यूटिलाइज करें। क्या स्कूल के अंदर जितने टीचर्स हैं क्या वो आ रहे हैं? क्या हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर्स हैं क्या वो अपनी ड्यूटी पे सुबह 8 बजे मौजूद होते हैं? यानी जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है क्या वो सही से ऑपरेट कर रहा है? पहले हम इस बात को और इसके ऊपर कोई रिसोर्सेज नहीं लगने। डॉक्टर्स आपने पहले ही हायर किए हुए, स्कूल टीचर पहले हायर किए हुए, पुलिस आपके पास मौजूद है। सो ये वो चीज़ें कि जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने अपनी गवर्नेंस को लेके चलना है। तो जब ये चीज़ें होंगी तो थोड़ा सा अवाम रिलीफ महसूस करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स है वो थाने में जाता है तो क्या उसके मसाइल हल हो रहे हैं? ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, इन पे कोई फंड नहीं दरकार, इस पे कोई बजट नहीं लगता। और इसमें एक और फैक्टर भी तो है हमारे सब के, हमारे यहाँ दुनिया भर में हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है। आपकी अटेंडेंस से लेके एवरीथिंग, आपकी एंट्रीज, आपका डाटा एंट्री, एवरीथिंग इज़ ऑन डिजिटल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज उस तरह से किया ही नहीं। अभी भी हम रजिस्टरों के ऊपर अटेंडेंस लगा रहे हैं, बायोमेट्रिक का एक मामला नहीं है। सो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, अगर इसी को रिवैम्प कर लिया जाए तो शायद ये बहुत सारे मसाइल तो वैसे ही हल हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। इशू ये है कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसको अपनी एक इमेज बिल्डिंग का, परसेप्शन का मसला दरपेश होता है। वो ये कहते हैं कि कुछ ऐसे 5-7 इनकलाबी इकदाम उठाए जाएं कि अवाम के अंदर वाह वाह हो जाए। तो वो उस वाह वाह के चक्कर में जो बड़ा बुनियादी मसला है गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का, वो नज़रअंदाज हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम एयर एम्बुलेंस की बात करते हैं
तो उसका बजट आप किसी और जगह पे शिफ्ट करके, लाहौर के अंदर अंडर पासिस की रेनोवेशन हुई और उस रेनोवेशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब उसको आप किसी और जगह पे शिफ्ट करके उसका आप ज़्यादा स्पीडी रिजल्ट ले सकते हैं। सो ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं कि जिनको करके कोई भी गवर्नमेंट एटलीस्ट आवाम के अंदर अपनी पजीराई को बेहतर कर सकती है। मेरा आखिरी सवाल इदारों को कंट्रोवर्शियल करने के हवाले से, हमारे ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी की, जहाँ हमने पहले बात की थी, उसमें रोल प्ले करते हैं, जिसमें एक अदलिया एक बहुत बड़ा इदारा है। अनफॉर्चुनेटली अदलिया को भी हमने कहीं ना कहीं इतना कंट्रोवर्शियल या इतना अवामी कर दिया है कि अब शायद वो क्रेडिबिलिटी वाला मामला, इसको रीगेन करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सो ये जो ट्रेंड है कि इदारों को अगर हम डैमेज कर रहे हैं तो फिर हमारी स्टेबिलिटी हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इसलिए भी है कि अब अगर हम अदलिया के मामले में देखें तो लाखों की तादाद में केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। बिल्कुल। अब इसका ना सियासत से ताल्लुक है, ना इसका ब्रेकिंग न्यूज़ से या आइनी मसाइल से ताल्लुक है। ये वो चीज़ है जो अदलिया ने खुद करनी है। जिस तरह हम पुलिस पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो पुलिस ने परफॉर्म करना है। अब जो लाखों मुकदमात हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं, उनके लिए स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए, उसकी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, उनके फैसले होने चाहिए। ये वो चीज़ है कि जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अदलिया ने खुद करना है। जब वो कर लेंगे तो डेफिनेटली उनका इमेज बेहतर हो जाएगा। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर 4 इल्ज़ामात उनके पास और भी लगेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बेस लाइन है, अगर हम उसको ठीक कर लें तो बाकी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। यानी कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच माही साहब, बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे सेट के ऊपर। माजिद निज़ामी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा जो सूरत हाल है, हमने मुख्तलिफ पहलुओं को डिस्कस किया। ऑब्वियसली इलेक्शन से लेकर दीगर मामलात हैं और किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आए। मुझे लंबी ब्रेक जब जब मिलती है ना, मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ, इसलिए मैं थोड़े फंबल्स भी करती हूँ, तो इसलिए मैं माजरत खा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जनाब, आज अब जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम पढ़ाई, तालीम, इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम इसको इस तरह से डिस्कस करें कि जहाँ पर भी कहीं पर भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको ज़रूर इनकरेज किया जाए कि तालीम के फ़रोग के लिए, अपनी मादरी ज़बान के लिए, दीगर मामलात के लिए उनकी आवाज़ मैटर करती हो और वो अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे जाए, उसको सुना जाए और उसके हवाले से इम्प्लीमेंटेशन भी की जाए। आज हम बात करेंगे जी पाकपतन के हवाले से। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए करारदाद जो है पंजाब असम्बली में मंजूर कर ली गई है। मोतिया मसूद खालिद साहिबा हैं जिन्होंने कोशिश की है, इनकी ये कोशिश बिलाखिर रंग ले आई है और करारदाद में और इजलास में इनफैक्ट इस पे वोटिंग हुई, करारदाद मंजूर हुई और पाकपतन के अंदर जो ये यूनिवर्सिटी है इसके क़याम के लिए ये करारदाद पेश की गई थी। आप तफसीलात क्या हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और साथ साथ पाकपतन के अंदर कोई यूनिवर्सिटी का ना होना और उसके बाद इस करारदाद का मंजूर होना कितना एक अच्छा इनिशिएटिव होगा कि एक यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाए। हमारे साथ मोतिया मसूद खालिद साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक बेटा, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपकी कोशिशें जो इस हवाले से थी कि आप इस बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के हवाले से करारदाद को पेश करें, फिर आपने अपनी तबीयत नासाज होने के बावजूद आप इजलास में गई, आपने इस करारदाद को पेश किया। सो अपने बताएं क्या आइडिया था और ये बहुत ब्रिलियंट आइडिया है कि यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाए। ये बेटा एक ख्वाब था। जब मैं अपनी बेटी को यहाँ दाखिल करवाने आई ना यूनिवर्सिटी में, तो हमें बड़ी सारे प्रॉब्लम आए क्योंकि हम आउट ऑफ सिटी से आते थे, वाकफियत नहीं होती, तल्लक नहीं होता। आपको पता है कि तल्लक ना हो तो कितना जलीलो ख्वार होना। तब से मेरे दिल में ये एक ख्वाहिश थी कि हम कोशिश करेंगे जब भी ज़िंदगी में मौका मिला बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ज़रूर बनवाएंगे। उस पर हमने पहले बच्चों ने कोशिश शुरू कर दी, एहतजाज भी किए, रैलियाँ भी निकाली, जो कर सकते थे, सोशल मीडिया के हवाले से भी, वैसे भी जहाँ मौका मिलता था। अब अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, मेरी पार्टी ने मुझे इज़्ज़त दी, मुझे मौका मिला, तो मैंने कहा मेरा फ़र्ज़ है कि सबसे पहले मैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी
कि करारदाद पेश अच्छा, करूं। आपने भी खुद कहा कि एहतजाज भी की, कोशिश भी की, रुकावट क्या थी, वजूहात क्या थी कि ये जो सारी चीज़ें थी ये प्रोसेस में नहीं आ पा रही थी? वही मेरा ख्याल कि हम लोग एक साइड पे बैठे हुए हैं, कोई बात करने वाला नहीं था हमारी आगे, रिप्रेजेंटेटिव नहीं था हाँ, या हमारी बात आगे तक पहुंचाने वाला कोई नहीं था। सही सही। इस वजह से ठीक हो गया। तो आप कल जब इजलास हुआ, वोटिंग हुई, ज़रा इस प्रोसेस को बताएं कि वोटिंग के अमल को किस तरह से स्मूथली हुआ, कोई चैलेंजेस रहे? नहीं, कोई चैलेंजेस नहीं रहे। जब मैंने करारदाद पेश की, स्पीकर साहब ने सुनी, उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने वोटिंग की, किसी ने कोई मुखालफत नहीं की, बल्कि मेरी इस करारदाद की मंजूरी पर हमारे जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने भी क्लैपिंग की। क्या बात है, कि बाबा जबरदस्त। फरीद जो एक बहुत बड़ा नाम है, वो बेशक दुनिया के पंजाबी के पहले शायर हैं, बिल्कुल। उनका एक कादा एक सूफी बहुत बड़ा उनका, बेशक। वो हिस्ट्री तो शुरू करें तो बात ख़त्म, वक़्त ख़त्म हो जाएगा, उनका तस्करा नहीं ख़त्म हो सकता। इसलिए उन्होंने फिर इसकी मंजूरी दी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद पाकपतन की अवाम ने जो मुझे अप्रिशिएट किया, मैं जब पाकपतन पहुंची तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं मैं आज एमपीए बनी। अच्छा, तो लोग इतना वेलकम किया जी, गया इतना आपका। वेलकम किया गया, जबरदस्त। बहुत ज़्यादा, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अच्छा, भी आपसे बात भी करी थी ऑफर, और आपने बताया भी कि इससे पहले वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, जी, नहीं तो है। इसकी तो इम्पोर्टेंस और ज़्यादा है इस जी, हवाले से बिल्कुल। कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी का ना होना, और ऑब्वियसली जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस से निकल जी, रहे हैं एक बिल्कुल। जगह तो चाहिए। जी बिल्कुल, एक कॉलेज है गर्ल्स अच्छा, छोटा सा, और एक बॉयज़ कॉलेज है, ठीक इसके है। अलावा यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। ठीक है। इसलिए बच्चियों को जो ख़ास तौर पे प्रॉब्लम, असल में हमारा है देहाती इलाका, वहाँ पे बच्चे बड़े काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको शौक़ है, अज़म है, लेकिन लोग अफोर्ड नहीं करते। बहुत सारे लोग लाहौर के अखराजात, हॉस्टल्स जाहिर के है, आने जाने बिल्कुल। के, इसलिए अब वो लोग खुश हैं। मुझे अब खुशी है कि मेरी वो बेटियां जो नहीं पढ़ सकती थी घर में बैठी हैं, बिल्कुल। कोई इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के ज़रिए देती हैं, कुछ सरगोदा यूनिवर्सिटी के ज़रिए पढ़ती हैं। अब वो कम से कम उनका ख्वाब पूरा होगा, वो रेगुलर इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी क्योंकि में बच्चों जाएंगी। के लिए तो इटसेल्फ बड़ा चैलेंजिंग होता है कि एक शहर से जी, मूव भी। करना, पेरेंट्स भी उस तरह से नहीं भेजना भेज चाहते सकते। हैं, तो उनके लिए तो यूनिवर्सिटी मसाइल, गुंजाइश भी नहीं होती, हालात भी नहीं इजाज़त देते जाहिर ना है, बहुत सारे जाहिर लोगों है, के। बेशक। इसलिए अब ये वो लोग खुश हैं और मैं भी बड़ी खुश हूँ इस बात पे। और देखिए, जब भी हमारी गवर्नमेंट आई है मुस्लिम लीग नवाज की, तब कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, एजुकेशन वाली साइड पे हमारी लीडरशिप ने बहुत तवज्जो दी, जिसमें लैपटॉप भी दिए गए, बच्चों को वजीफे भी दिए गए, और मुझे उम्मीद है कि वो इस यूनिवर्सिटी में भी जल्दी करेंगे और इसको मुकम्मल भी हम लोग जल्दी करेंगे। जबरदस्त। पेपर वर्क इसका सारा हमने किया हुआ है। अच्छा, ऑलरेडी आपने किया हुआ है जी, पेपर पहले वर्क? किया हुआ है। क्या बात है। और वो अब इंशाल्लाह जैसे ही सीएम साहबा देखती हैं, वो अभी बिजी हैं थोड़ी सी, सही है। इलेक्शन थे ज़िमनी, जाहिर है। अब उनसे जैसी होती है मेरा ख्याल है कि ये काम जल्दी शुरू होगा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ऑब्वियसली करारदाद तो हुई है, अब डेडलाइन भी आप लोगों ने, जैसे आपने कहा, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की complete हुई है, है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन डेडलाइन सोची होगी कि इतना अरसा रिक्वायर्ड होगा यूनिवर्सिटी को एक हरकत में लाने के लिए, जो यहाँ पे सारे मामलात को करने के लिए, कुछ सोचा है माइंड में आप लोगों ने? ये बेटा, मैं तो चाहती हूँ कल ही हो जाए, हाँ। लेकिन ये है कि it पार्टी takes टाइमिंग, time, yeah. हाँ, जैसे भी टाइम मिलता है, मुझे उम्मीद है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा इसको जल्दी। चलें, अल्लाह करे, हम भी एक दुआ करते हैं कि आपने जो करारदाद पेश की है, ऑब्वियसली इसका आगे आउटपुट भी, आउटकम भी होना चाहिए, इंशाल्लाह जिस जो कोशिशें इतने अरसे से हुई हैं। थोड़ा सा अपने इलाके के हवाले से बताएं कि वहाँ पर किस तरह के लोगों को, ऑब्वियसली जब आप एजुकेशन की बात करते हैं तो हर इलाके में एक माइंडसेट भी होता है, कुछ बिल्कुल। लोगों का तालीम की तरफ होता है, कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग उस तरह से चाहते नहीं हैं। थोड़ा सा उन उसको भी ऐसे एक्सप्लेन करें। बहुत अच्छा सवाल किया आपने बेटा। ये ऐसे ही है, जिन लोगों को शौक है पढ़ने का, आज जो ये दौर जा रहा है ना, अब बच्चियों में ज्यादा शौक पाया जाता है पढ़ाई के लिहाज से। या। बच्चे भी पढ़ते हैं लेकिन बिल्कुल। लड़कियां आगे हैं, बेशक। जैसे आप मेरी बेटी बैठी हो, ऐसे बेटियां जो है ना वो आगे हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है। वो कहती हैं आपने हमारी जो गॉड गिफ्ट है ये हमें, बेशक। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, और बाबा जी की ये तवसल से इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे और लोगों का रुझान भी। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को आउट ऑफ सिटी नहीं भेजना पसंद करते, जाहिर है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं इसमें। क्योंकि हालात तो हालात वाकयात हैं, होते हैं, जी, फिर आपके बच्चे। फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, आपके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। वही बात है कि बच्चियों को तालीम दिलवा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात ये है। बहुत बड़ी बात है। इसलिए अब वो जो बाहर भेजने वाला एक्सेप्ट है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। वो बच्चियाँ, पेरेंट्स एतमाद से अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी में भेजेंगे और वो बच्चियाँ इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगी। ज़बरदस्त। अपना आपका माशाल्लाह, जिस तरह से आप बता रही हैं, अपने पोर्टफोलियो को भी लेकर आपने काफ़ी अर्से तक कोशिशें भी करी हैं, जी, और आपकी बिल्कुल। फैमिली भी सियासत में जी, है। बिल्कुल। थोड़ा वो भी बताएं कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स यू एंड टुवर्ड्स दिस यूनिवर्सिटी। जी, मेरे हस्बैंड राइटर भी हैं,
टिकट होल्डर भी हैं फ़लसफ़ा इंसान के, तो उनकी बुक है, बाबा फरीद पे उन्होंने काम किया हुआ है। और वो किताब उन्होंने बाबा साहब के हुजरे में बैठ के लिखी थी। क्या बात है। घर से जाते थे वहीं बैठ के लिखते थे। ये माहौल बड़ा असरअंदाज होता है। जब मेरे बेटा माशाल्लाह जवान हुआ, बड़ा हुआ, उसने हमारी सारी एक्टिविटी, वो गुफ्तगू सुनता था कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके रैलियाँ निकाली, पम्फलेट बना के छापे, जहाँ जहाँ तक वो अपनी आवाज़ पहुँचा सकता था सोशल मीडिया के ज़रिए। वैसे यहाँ पे लाहौर में भी उन्होंने शिमला पहाड़ी पे भी आके एहतजाज रिकॉर्ड करवाए कि हमें यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। तो इसलिए वो मेरा ख्याल है कि मेरी भी लगन इस साइड पे थी और आपने कोशिश की और जी, ये इसको बिल्कुल, इम्प्लीमेंट ऐसे ही किया। जो असेंबलीज में इस तरह की करारदादें होती हैं, जाहिर है उस पे बहुत सारे, जैसे आपने खुद कहा कि ऑपोजिशन लीडर ने भी आपको हाँ जी, इनकरेज किया, appreciate, बिल्कुल। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम शायद सियासतदानों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत स्मूथली इन चीज़ों को लेकर चलें, जैसे पढ़ाई को लेकर, दीगर चीज़ों को लेकर। असेंबली के अंदर हमें कुछ ऐसे मनाजिर नज़र आते हैं समटाइम्स कि आपस में एक दूसरे को डिस्करेज करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया जाता, और कुछ अच्छे मोमेंट्स भी हैं, जैसे आपने कल कहा। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी मोमेंट जो है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। अगर मिसाल के तौर कोई बंदा अपने इलाके का आके मसला असेंबली में बयान कर रहा है, उसे प्रॉब्लम है वहाँ पे, जैसे हमें ये यूनिवर्सिटी का था, किसी की बात नहीं मैं कर रही, मैं अपनी कर रही हूँ, बिल्कुल। तो मैंने आके ये बात की तो लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। इसी तरह अगर दूसरे MPs MNAs आके अपने इलाके के मसाइल बताएं तो हमें उनका साथ देना चाहिए, उनको इनकरेज भी करना ये तो हो गया यूनिवर्सिटी का मामला। आप क्या समझती हैं आपके इलाके में, जहां पाकपतन की बात करें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फ्यूचर गोल्स का हिस्सा हैं? क्योंकि अब आप माशाल्लाह रिप्रेजेंटेटिव हैं उस इलाके की, और असेंबली के अंदर जहां पे लेजिस्लेशंस होती हैं, मामलात होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में और भी हैं कि आप अपने इलाके के लोगों के लिए इस तरह का कोई और इकदाम करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह काम बनेगी तो इससे हमारे शहर का रोज़गार जो है वो बेरोज़गारी ख़त्म होगी, सही, लोगों को रोज़गार मिलेगा। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, उसमें मुलाजम भी होंगे, जो बच्चे MPhil करके फिर रहे हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, वो अपने इलाके में पढ़ाएंगे। बेरोज़गारी ख़त्म होगी। वहाँ पे ख़वातीन के लिए कोई पार्क, कोई चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं वो भी करारदाद पेश करूँ कि वहाँ पे आर्ट काउंसिल होनी चाहिए, लेडीज़ पार्क होना चाहिए, ख़वातीन के लिए रात को अच्छा माहौल, जैसे आर्ट काउंसिल में होती हैं, सूफी नाइट्स होती हैं, गज़ल नाइट होती है, ख़वातीन कुछ कल्चरल एक्टिविटी होनी चाहिए। उसमें ये है कि जो डिप्रेशन है ना आजकल लोगों में, ख़वातीन में ख़ास तौर पे घर में रह रह के, वो ख़त्म होना चाहिए। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई, और आपकी करारदाद के हवाले से आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे जी। करारदाद तो मंजूर हुई है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो अल्लाह करे, और पाकपतन के जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं ख़ास तौर पर, उनके लिए अगर ये यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाता है तो बहुत सारे वालिदैन जो कंसर्न होते हैं अपने बच्चियों को शहरों से बाहर भेजने के हवाले से, उनके मसाइल भी हल होंगे। और तालीम के फ़रोग के लिए तो हमेशा बात करनी भी चाहिए और बात होनी भी चाहिए। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज दुनिया भर में मलेरिया और DNA का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो हमने सोचा कि इस दिन के हवाले से हम बात भी करें, और पाकिस्तान के अंदर किस तरह से ये बीमारियों को लेकर या मलेरिया को लेकर या DNA को लेकर कितनी अवेयरनेस है, लोगों को कितना पता है, और अगर अवेयरनेस जिस हद तक हम अपने प्लेटफॉर्म से फैला सकते हैं हम ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फौजिया मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। इनकी थोड़ी सी मैं इंट्रोडक्शन, वैसे तो इनकी माशाल्लाह बड़ी लंबी चौड़ी प्रोफाइल है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी और इनसे ख़ुद भी जानेंगे, लेकिन ये प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हैं, इसके अलावा कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हैं एंड मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, और इसके साथ साथ इनका ताल्लुक सियासत से भी रहा है, लेकिन इन्होंने सियासत को क्विट करके उसके बाद फिर ये पब्लिक सेक्टर की तरफ आई हैं क्योंकि आवाम के लिए ये काम करना चाहती थी, कुछ अच्छा करना चाहती थी। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फौजिया, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अरमला। मैं बहुत आजिज़ी के साथ कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया खिदमत करने का, क्योंकि हमारा बीइंग पाकिस्तानी, यहाँ से यहीं पे हम पैदा हुए, यहीं पे पढ़े, तो मेरा ख्याल है जो अगर हमने यहाँ से तालीम हासिल की है तो हर शहरी का फ़र्ज़ है
कि कंट्रीब्यूट करें That's टुवर्ड्स। very important. तो ये मैटर नहीं करता आप किस फोरम से कर रहे हैं, सियासत हो, हॉस्पिटल हो, पर्सनल कैपेसिटी हो, तो मेरा ख्याल है हर एक को अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए, जो मैंने अपना थोड़ा सा हम्बल अपना कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली थोड़ा सा हम आज डिस्कस कर लेते हैं मलेरिया को लेकर और डीएनए को लेकर। सबसे पहले तो मैं डीएनए जो एक आम पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ज़रूर चाहूँगी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और फिर इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं आजकल बहुत ज़्यादा उस पर भी बात करें। अर्मिला ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें देखें डीएनए सबसे जो छोटा खुलिया होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। अब ये हम इंसान का भी कह सकते हैं, जानवर का कह सकते हैं, पौधों का कह सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स ये जो जरासीम होते हैं उसमें भी आपकी कैटेगरीज हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, इन सब का जो सबसे छोटा खुलिया होता है वो डीएनए होता है। और वो क्या आपकी उस पर्टिकुलर जिस चीज़ का भी ये डीएनए है उसकी साख्त को और उसके फंक्शन को डिफाइन करता है। ठीक हो आप ये समझ सकते हैं कि उसके अंदर उसका चिप लगा होता है। ओके। सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है जिसके मुताबिक उसने उसके खदोखाल होंगे और उसका फंक्शन होगा। ठीक हो गया। हम ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि हमारी जैसे आपने खुद कहा कि एक डीएनए से सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होती है, आपको पता होता है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज भी हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा हमें देखने को भी मिल रहे हैं और वैसे भी जेनेटिक या मॉरिसी हम बीमारियों की भी बात करते हैं, उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए पाकिस्तान में वैसे तो हम ग्लोबलाइज आप देखेंगे उस तरीके से हम ग्लोबल लेवल पे बात नहीं करते, हम पाकिस्तान से रिलेटेड बात कर लेते हैं। मरूसी बीमारियां जो हैं, चंद मरूसी बीमारियां बहुत कॉमन हैं पाकिस्तान में, जिसमें से थैलेसीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है। Absolutely. थैलेसीमिया है, फिर समाती और बसरी एबनॉर्मलिटीज़ बहुत कॉमन है, सुनने और बोलने की, ठीक है, जिसमें हेयरिंग एंड Listening है, ठीक है, विजुअल देखने की बस देखने की। आँख से रिलेटेड। ठीक है। इसमें जैसे ब्लाइंडनेस, कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जहाँ पे नस्ल दर नस्ल चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हेयरिंग डिफेक्ट्स हैं, नस्ल दर नस्ल चल रही सही है। है। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस है, एक किस्म की सेरेब्रल पाल्सी भी है। ये चंद मौरूसी बीमारियां जो कि कॉमन है पाकिस्तान में। और इसकी रीज़न ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो इंटर मैरिजेस भी हैं, बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं, सो थोड़ी सी रीजंस को भी एक्सप्लेन कीजिएगा। बिल्कुल, देखें हम पाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तान के चारों सूबे हैं, पांचों सूबे, वो हमारा हिस्सा है। बिल्कुल। और हर सूबे की एक अलग आइडेंटिटी है, हर एक अपना कल्चर है। बिल्कुल सही। वहाँ पे देखें, एक तो थैलेसीमिया सबसे कॉमन है, ठीक है। उसके लिए हुकूमत पंजाब ने बहुत बड़े स्टेप्स भी लिए हैं। 2020 मार्च 2020 में एक इस तरह से एक जिसे वो कहते हैं आपकी प्रोजेक्ट भी बनाया गया ताकि अवेयरनेस ज़्यादा हो, लोगों को ट्रीट किया जाए। ट्रीटमेंट से पहले सबसे पहले प्रिवेंशन, यानी हम बच कह सकते हैं, बचाओ जितना इम्पोर्टेंट है उसमें जितना जोर दिया जाए कम है। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो बीमारियां हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं और ये लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो हम जेनेटिक डिजीज़ की बात कर रहे हैं इसको आपको अवॉइड करने के लिए इलाज इसका उस तरह से आप इसको शायद ट्रीट ना कर पाएँ, लेकिन आप इससे बच ज़रूर सकते हैं। प्रिकॉशन या प्रिवेंशन की जहाँ बात करें, बिल्कुल प्लीज़ बताइए। बिल्कुल, देखें प्रिवेंशन में सबसे पहले आ जाता है कि मौरूसी बीमारी है कि एक फैमिली से यानी आपके आबाओ अजदाद से अगली नस्ल में ये मुंतकिल होती है। अगर हम वहीं भी इसको रोक देंगे, आप कज़न मैरिजेस नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये क्योंकि हम आम आवाम को बताना चाहते हैं, मैसेज हमारे सारे पाकिस्तानियों के लिए है, इसमें हम मना नहीं कर रहे। हम ये चाह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि किसी कज़न मैरिज की जाए या रिगार्डलेस, क्योंकि हमारे इस इलाके में बहुत प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसकी शादी से पहले एक टेस्ट होता है जो आप करा लें। आम सा टेस्ट, आम खून का आपने नमूना देना है, टेस्ट होना है। अगर तो क्लियर है आप ज़रूर जाएं, शादी कर दें। आप तसल्ली से आए कि आपने दोनों पेरेंट्स टू बी उनके हमने टेस्ट कर लिए हैं और आगे खदशा नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंटर कज़न मैरिजेस विदाउट टेस्टिंग बहुत कॉमन है और कुछ ऐसे कबायली इलाके हैं, मैं अब किसी सूबे का स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगी, किसी ट्राइब का नाम नहीं लूँगी, जहाँ पे वो कहते हैं अगर हमने अपने कबीले से बाहर शादी की तो लोग कत्ल कर देते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि हमारे लिए एक टैबू का, हम कहेंगे एक वो बन जाता है कि आपको अच्छा नहीं देखा जाता माशरे में कि आपने कैसे हिम्मत की अपने कबीले हाँ, से बाहर की। देखिए, हालांकि अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम सबको बता दिया, हम मुसलमान तो हैं ना, सबसे पहले मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं हम। देखिए, अगर आपको पता है कि कोई बीमारी है तो हर बीमारी का इलाज है, ये तो कुरान पाक कहता है,
बिल्कुल। बीमारी भी अल्लाह ताला की तरफ से और अल्लाह ताला ने हर उसका इलाज भी, इलाज भी हाँ। बताया है। तो हम अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अगर हमें पता है कि ये डिजीज़ ऐसे ट्रांसमिट होती है तो व्हाई नॉट टू प्रिवेंट इट। आप इनिशियल टेस्टिंग कराएं और खुदा ना खास्ता हो जाता है, फिर उसका इलाज भी मुमकिन है। थैलेसीमिया का इलाज मुमकिन है, उसमें आपको रेगुलरली लेकिन वो इलाज वो है ना कि वो सारी ज़िंदगी एक बच्चे के साथ वो चीज़ एसोसिएट हो गई और फिर वो उसके लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी उतना चैलेंजिंग है, बच्चे के लिए तो है ही है, उसकी पूरी ज़िंदगी वो ब्लड का एक पूरा सिस्टम चलता रहता है। और वो वही बात है कि आप इसको अगर अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए आपको डॉक्टर साहब क्या लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अवेयरनेस पे बात करें, थैलेसीमिया डेज़ होते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। ये जो पहले टेस्टिंग का मामला है, मैंने तो अपने इर्द गिर्द अब तक नहीं सुना कि लोग शादी से पहले किसी टेस्ट की तरफ जा रहे हैं या इस हवाले से सोच रहे हैं कि जी हमने शादी करनी है, दो अगर पेरेंट्स टू बी हैं उनका टेस्ट कराया जाए ताकि बच्चे को आगे इस तरह का कोई इशू ना हो। मतलब इंटरेस्टिंगली मैं ना, अब ये फ़ोन तो हर एक के पास होता ही आज का, और इसमें व्हाट्सएप मैसेजेस इतने आते हैं, टिकटॉक लोगों ने बनाए हुए हैं। एक इतना प्यारा क्लिप किसी ने बनाया हुआ था, अनफॉर्चुनेटली मैंने उसको सेव नहीं किया था, कोई पिछले 1-2 महीने में मैंने वो देखा कि उसमें एक छोटा सा क्लिप बनाया हुआ था, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री टाइप ना, जिसमें एक डॉक्टर होती है, उसका कहीं रिश्ता होता है, ठीक है, उसकी खाला के घर, तो वो फिर वो सिर्फ लड़के को कहती है कि ज़रा टेस्ट करा लेना चाहिए, जिस पे उसकी अपनी माँ और उसकी खाला इन फ्रंट ऑफ उसकी जिसके साथ लड़के के साथ शादी होनी है, बहुत वावेला मचता है, ठीक है। वो लड़की कहती है कि मैंने देखो, वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि शायद इसका इंटरेस्ट कहीं और, ठीक है। वो खुद डॉक्टर होती है, उसको पता होता है, यकीन होता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, और बड़े तरीके से उसको इनकार कर देती है। अभी वो फिर अपने लड़का ठान लेता है कि मैंने इसे बदला लेना है। मैं देखिए आम आवाम को इसलिए बता रही हूँ कि ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, और ये डॉक्यूमेंट्री बनी है तो हमें अवेयरनेस के लिए बनी है, इस तरह की मज़ीद बननी चाहिए। तो वो जब उसे क्लिनिक जाता है, वहाँ पे एक वो उसको बुरा भला कहता है डॉक्टर को कि मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम ये समझती हो। वहाँ पे एक पेशेंट की मदर होती है जो समझ जाती है, और वो उस लड़के को समझाती है, तब उसको समझ आती है। डॉक्टर अपने जो जिसको उसने इनकार किया होता है बताती है कि ये वजह थी, और देखो तुम क्लिनिक में कितने लोगों में जान बचा रही हैं। ये अवेयरनेस है। जिनको बीमारी हो जाती है वो इससे ज़्यादा रियलाइज़ करते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आप ना होने वहाँ तक नौबत ही ना आए। आप शादी से पहले टेस्टिंग करा लें, और उसके बाद दौरान हमल एक टेस्ट होता है जिसमें अगर आपको डॉक्टर या गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं हमें खदशा है कि शायद हो, उस स्टेज पे भी, अर्ली स्टेजेस पे भी हम टेस्ट कर सकते हैं, ताकि होने वाले बच्चे का मुतय्यन किया जा सके कि उसको इस तरह की कोई बीमारी नहीं जो कि प्रिवेंट की जा सकती थी इजीली। अब इसमें देखें आपके सोशल इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपके इकोनॉमिक बर्डन होता है, एक पूरी जान के साथ पूरा खानदान अटैच होता है। डेफिनेटली किसी एक खानदान में अगर 4 बच्चे भी हैं, 3 नॉर्मल है, 1 एबनॉर्मल है, तो वो पूरा खानदान सफर करता है, और उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो बात होगी इंडिविजुअल लेवल पे कि आपने फैमिलीज में कर दिया, लेकिन एक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें एक आ जाती है। अब आपको नहीं लगता कि इस तरह के लॉज या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए कि अगर स्टेट को ये बात पता है तो ये कुछ चंद ऐसे टेस्ट कंपल्जन हो, उनको कंपल्सरी कर दिया जाए कि जी ये टेस्ट कराने हैं तभी ये निकाह है या ये इस तरह के मामलात होने चाहिए, क्योंकि ये तो अनफॉर्चुनेटली हम सबकी साइकी है, जब तक हमारे पे कोई चीज़ डंडे के खड़ा लेकर ना खड़ा हो कि भाई हमने ये काम करना है, तब तक हम नहीं करते हैं। सिर्फ हमारा नहीं, ये तो दुनिया भर में मसला है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर, जहाँ आपको आसानी नजर आएगी आप वो काम तो करेंगे। ये स्टेट लेवल पे मैं ज़रूर सवाल कर रही हूँ। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि हुकूमत ने इसको अप्रिशिएट किया, उसको समझा कि इस वक्त की ज़रूरत है। इन्होंने थैलेसीमिया सेंटर्स बनाए, बहुत अच्छे सेंटर्स बने हुए हैं, उसका अभी लोगों को पता नहीं है। लेकिन और ये डॉक्टर साहब थैलेसीमिया सेंटर तो ये सेकेंडरी चीज़ आ गई कि हम पहले रूट कॉज को तो पकड़े कि हमने इसको अवॉइड करना है। थैलेसीमिया सेंटर जहाँ पे अवेयरनेस भी होती है, अवेयरनेस भी होती है बच्चों, और यहाँ पे एक वही मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह की एक लेजिस्लेशन भी की गई है कि शादी से पहले टेस्ट होना चाहिए, लेकिन लोगों को पता नहीं। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना, इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी तो कुछ करना है। चलिए हम आपके जो है प्रोग्राम के तवज्जो से हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि आप ऐसी अवेयरनेस कैंपेन चलाएं जिसमें मुख्तलिफ सेंटर्स पे, स्कूलों में, कॉलेजेस में, घरों में, हर जगह पे पता चले कि ये टेस्ट हो रहा है और कंपलसरी है। और शादी से पहले ऐसा ना समझा जाए जैसे आप अपना नादरा से कार्ड बनवाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, इस तरह एक कार्ड बनवा लें कि आप क्लियर हैं,
ठीक है, उसके बाद आप अपना मतलब अपना टेस्ट करा लें जहाँ पे आप जाएं। तो नहीं, हाँ, ये तो एकदम वो है ना कि आप चलें, आप भी बात कर रही हैं, मैं भी शो के ज़रिए बात कर रही हूँ, 4 थैलेसीमिया सेंटर भी होंगे, वो भी अवेयरनेस फैला रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कहीं से तो स्टार्ट करना है, किसी ने तो करना है। और सिर्फ थैलेसीमिया की बात नहीं है, डाउन सिंड्रोम एक बहुत बड़ा मसला है हमारा, ऑटिज़म एक बहुत बड़ा मसला है, इसके अलावा डायमेंशिया बहुत बड़ा मसला है। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, और हम फॉर द लॉन्गर रन हमारे बच्चों के अंदर ये चीज़ आ रही है और हमारी पूरी सोसाइटी से इफेक्ट हो रही है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि कुछ कबीले ऐसे हैं जहाँ पे ये नॉर्मल है कि वहाँ पे इंटर कज़न मैरिजेस होती हैं और नस्ल दर नस्ल ये चीज़ें चल रही हैं। अब आप देखिए कि वही जो इतनी हमारे लिए हमारी एक स्ट्रेंथ हो सकती थी, उसमें कितने कितने जीनियस बच्चे पैदा हो सकते थे, वो एक ख़ानदान के लिए भी मतलब मैं उसको बर्डन नहीं कहूँगी, एक चैलेंज तो बन जाता है ना। ठीक है, ख़ानदान के लिए भी, माशरे के लिए भी। ठीक है। इन द एंड हम मलेरिया के हवाले से भी बात करें, आज उसका भी आलमी दिन है और ये भी एक रीज़न है बहुत बड़ी, बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट होते हैं। इस हवाले से अवेयरनेस के लिए कोई इन द एंड आप कहना चाहें? जी, मलेरिया भी आपको पता है कि देखें पाकिस्तान में सैलाबी इलाके काफ़ी हैं, जहाँ जहाँ सैलाब ज़्यादा आता है या जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे एनोफिलिस मस्कीटो की अफजाइश होती है। ये मलेरिया फैलता है मच्छर से। मच्छर, एक आम मच्छर जो होता है, जब किसी बीमार ऐसा इंसान जिसके अंदर को मलेरिया हुआ होता है उसको काटते हैं, वहाँ से जरासीम जो एक पैरासाइट होता है, मलेरिया एक पैरासाइट होता है, उसके अंदर से मच्छर के अंदर आ जाता है। अब इन्फेक्शन होगी, मच्छर की इन्फेक्शन होगी। अब वो मच्छर जिसको काटेगा वो उसके अंदर पैरासाइट डाल देगा, वो अंदर जाएगा इंसान में या जानवर में और उसके खुलियों को के अंदर चला जाता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, और तोड़ना शुरू कर देता है। इसे अवॉइड कैसे किया जाए? प्रिवेंशन, अगेन देखें हर चीज़ का अगर आप एहतियाती तदाबीर ऐसा की करें, जिसमें आप अगर ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा है तो पूरी अपने कपड़े इस तरह के पहनें कि अपने जिस्म को ढांप लें। ठीक है। कुछ ऐसे जो FDA अप्रूव्ड इस तरह की हैं जो आपकी इंसानी सेहत के लिए मुज़िर नहीं हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, लेकिन ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि सेफ़ होते हैं। ठीक है, सेफ़ लेने, आपने दूसरे आम गली मोहल्ले में बने हुए चीज़ नहीं लेनी, वो कपड़ों पे भी अप्लाई कर लेते हैं और जिस्म पे भी अप्लाई कर लेते हैं। ज़्यादा मलेरिया अफेक्ट करता है छोटे बच्चों को, हामला ख़वातीन को, एल्डरली लोगों को, HIV जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है उन लोगों को, क्योंकि ये चला जाता है सुर्ख खुलियों के अंदर और जाके तोड़ देता है उनको। जब वो टूटते हैं तो फिर बुखार होता है और कपकपी होती है और हेडेक होती है, और जिस ऑर्गन में भी वो जाता है उसको अफेक्ट करता है। ये खुदा न खासा दिमाग की सोजिश हो सकती है। देखें, इसमें भी एहतियात होगी तो अच्छी बात है। हो जाता है तो फ़ौरन आप, इसके लिए वैक्सीन भी है, ठीक है, इसके लिए मेडिसिन्स भी हैं, तो अगर आपको फील होता है करें डॉक्टर से फ़ौरन, ताकि इसका ट्रीटमेंट जो है वो मुमकिन हो सके। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया जी। DNA के हवाले से और इससे रिलेटेड हम बीमारियों को डिस्कस कर रहे थे और साथ साथ मलेरिया को भी हमने डिस्कस किया कि इससे भी प्रिवेंशन, हर चीज़ का इलाज भी है, इसकी प्रिवेंशन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उससे प्रिवेंट करें, ख़ुद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और जिस तरह से हम थैलेसीमिया या दीगर बीमारियों को डिस्कस कर रहे थे, इसकी प्रिवेंशन ही इसका सोलूशन है कि अगर आप पहले ही इसको अवॉइड कर लेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर इस तरह का कोई मामला हो, ट्रीटमेंट तो हो ही जाता है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है सारी फैमिली को जहाँ हम कहते हैं कि उससे असर होता है। सो आपने एहतियात करनी है। इसी नोट पे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। उम्मीद करते हैं आप हमारा शो देख रहे होंगे, पसंद भी कर रहे होंगे। अब आपकी मुलाकात एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत से हमने करानी है, और वो शख्सियत के हवाले से हम बात करें तो पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बहुत ही तारीख साज जो कदम है वो उठाया गया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की हम बात करें, 160 साल तारीख में पहली मरतबा एक खातून को वाइस चांसलर जो है वो मुकर्रर किया गया है। हम बात करें डॉक्टर शाजिया बशीर साहिबा की, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की कायम मकाम जो वाइस चांसलर है उनको बनाया गया है। इससे पहले भी वो यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड रही हैं, 28 साल से वो इस यूनिवर्सिटी में अपनी खदमात जो हैं वो सर अंजाम दे रही हैं। उनका जो रियाजी और फिज़िक्स साइंसिस की वो डीन भी रह चुकी हैं इस डिपार्टमेंट की।
जीसी यूनिवर्सिटी में उनका जो जर्नी रहा है एक प्रोफेसर से एक वाइस चांसलर तक का, इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे और ये ओहदा मिलने पर उनको कैसा लग रहा है ये भी उनसे जानेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शाजिया, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस अचीवमेंट के लिए, इस नए ओहदे के लिए। इस अचीवमेंट पर आप कैसा फील कर रही हैं, कैसा लग रहा है वाइस चांसलर बन के, और जबकि हिस्ट्री में 160 साल हिस्ट्री में पहली बार हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी गुड मॉर्निंग। जिस इदारे से आप पढ़ते हैं फिर 28 साल उस इदारे को सर्विसेज देते हैं, बिलाशुबा ये बहुत एहसास की बात है कि अल्लाह ताला ने ये ओहदा अता किया। आई एम हाईली थैंकफुल टू ऑल द हाई एप्स हु एक्चुअली कंसिडर्ड मी एबल टू होल्ड दिस चार्ज ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। बहुत बड़ा इदारा है, इसके तिनकों, फूलों, पत्तों, जुगनों, तितलियों, हर चीज़ से हमें बेहद मोहब्बत है और खुदा करे कि ये मोहब्बत यूँ ही कायम व दायम रहे। इस दुआ के साथ कि या खुदा जीसी की सारी अज़मतें कायम रहें और अल्लाह करे कि मुझे इस इदारे के लिए अल्लाह ताला बाइस बरकत, बाइस रहमत बनाए, हक़ और बातिल की जंग में सुरखरू करे और मेरे दिल में तमाम लोगों के लिए पॉजिटिविटी है। मैं चाहूँगी गवर्नमेंट कॉलेज एक दफ़ा फिर पॉजिटिविटी के साथ और अच्छे पहलुओं के साथ फिर से एक अच्छा इदारा बन के उभरे। ज़बरदस्त। अभी तो आपको कायम मकाम वाइस चांसलर बनाया गया है, लेकिन जाहिर है इस कम अरसे के अंदर आपके बहुत सारे टारगेट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे गोल्स होंगे जो आप इस यूनिवर्सिटी में, इस इदारे में इम्प्रूवमेंट के हवाले से चाहेंगी। ज़रा उन टारगेट्स को लेके भी बताइएगा। ज़ाहिर है थोड़े टाइम में बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे टारगेट्स हैं। उसमें सबसे पहला टारगेट पॉजिटिविटी लाना है। उसके बाद मैं चाहूँगी जो वो लोग जो हकदार हैं, जिनको बहुत अरसे से उनका हक़ नहीं मिला, वो मिल जाए। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं थोड़ा सा, उसमें मुझे ज़ाहिर इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश शुरू की जा सकती है। ये कोशिश कर सकते हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करें कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, हम चाहेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च इक्विपमेंट, केमिकल्स, जो भी चीज़ों की डेफिशिएंसी है, हम चाहेंगे कि फिर से वही वक्त लौट आए कि जो यूरोप का स्या दौर था, जिसमें मुसलमान अपनी लैब्स में बैठ के काम करते थे और उस वक्त रिसर्च और साइंस और टेक्नोलॉजी में कंसिडर किया जाता था। इब्नुल हैसम, जाबर बिन हयान और बहुत बड़े बड़े नाम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों ने उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया। हम फिर चाहेंगे कि वो इस्लाफ के मेरास वापस आए। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त आपके गोल्स हैं। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब भी करे। आपकी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलीग्स हैं, उनका क्या रिएक्शन था, किस तरह के कमेंट्स मिले जब आपने ये ओहदा संभाला? इतना वार्म वेलकम मिला कि मैं हमेशा अपने कॉलीग्स, अपने स्टूडेंट्स के मामले में बहुत पॉजिटिव रही हूँ। जब भी कोई पूछता है मुझसे कि क्या नई नस्ल डिसोबीडियंट हो गई है, तो मेरा हमेशा यही जवाब होता है कि नहीं, वो थोड़े से शार्प ज़्यादा हैं, वो इंटेलिजेंट ज़्यादा हैं, वो बदतमीज़ नहीं हैं। हमें उन्हें लॉजिकली कन्विंस करना होता है। तो मुझे अपनी नई नस्ल से ज़रा भी शिकायत नहीं है कि वो डिसोबीडियंट हैं, बदतमीज़ हैं। इतना प्यारा रिस्पॉन्स मिला है, वो यंग जनरेशन है, इतनी मोहब्बत मिली अपने कोलीग्स के साथ, इतना वार्मली उन्होंने वेलकम किया कि मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती कि मैं कैसे किन अल्फाज में उनका शुक्रिया अदा करूं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर शाजी, ये भी बताइएगा, अभी तो आपकी जो तकर्री एज वाइस चांसलर हुई है, लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें स्पेसिफिकली, तो 19 ऐसे इदारे हैं जो अभी बग़ैर किसी वाइस चांसलर के ऑपरेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा होता है, ऐसे ओहदे पे किसी का ना होना इदारे की जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी परफॉर्मेंस पे आपको क्या लगता है किस हद तक असरअंदाज होता है? ये बहुत अच्छा डिसीजन था जो पिछली गवर्नमेंट ने लिया और अभी भी हुआ है। इनका भी यही डिसीजन था कि उन्होंने प्रो वाइस चांसलर्स अपॉइंट किए। जो भी सीनियर मोस्ट प्रोफेसर है किसी यूनिवर्सिटी का, वो प्रो वाइस चांसलर होते हैं और इमीडिएटली वो वाइस चांसलर के बाद उसका चार्ज ले लेते हैं। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने ये पाबंदी लगाई हुई थी, तो अब ये गवर्नमेंट जो इस पर काम कर रही है, सर्च कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट हो रही हैं और मेरे ख्याल अगले 2-3 माह में
इंशाल्लाह ताला इंटरव्यूज़ के लिए कॉल करेंगे और ये सिलेक्शंस हो जाएंगी। जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेसिकली कोशिश यही उनकी प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द परमानेंट वाइस चांसलर लाए जाएँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पे वो जल्द इम्प्लीमेंट होकर परमानेंट वाइस चांसलर तमाम पंजाबी यूनिवर्सिटीज़ में जो सीट्स खाली हैं उस पर आ जाएंगे विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ। ज़बरदस्त। अच्छा रक्सा भाई, जिस तरह से अभी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की हम बात करें, इससे पहले भी आप सेंटर फॉर एडवांस फिज़िक्स के अंदर, एडवांस स्टडीज़ एंड फिज़िक्स के अंदर आप यहाँ पर पहले ही खदमात सर अंजाम दे चुके हैं, जहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट के हवाले से हम बात करें, डॉक्टर समर मुबारक का हमने जिक्र कर रहे हैं, आप वो भी यहाँ से इसी सेंटर से ट्रेन हुए हैं और आप उस इदारे की या उस डिपार्टमेंट की पहली फ़ीमेल डायरेक्टर थी। वो तजर्बा आपका कैसा था? असल में मैं वहाँ स्टूडेंट थी 1995 से 96, फिर 96 से 97 तक रिसर्च स्कॉलर रही। 97 से ऑनवर्ड 2023 तक मैं वहीं पे प्रोफेसर बनी, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और फिर डायरेक्टर। ज़बरदस्त। सो इन 7 years आई वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ दिस सेंटर। इस सेंटर ने बिलाशुबा पाकिस्तान में वो कमाल किया जो शायद बड़े बड़े इदारे नहीं कर सकते। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय प्रोफेसर रफ़ी मोहम्मद चौधरी। तो यहीं के सारे ट्रेनीज जो इस वक्त हैं सारी डिस्टिंग्विश पोजीशंस पर बैठे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी डॉक्टर समर बारिकमन से बात हुई, उससे ज़रा पहले डॉक्टर रिजवान बेग सब से बात हुई जो मेंबर साइंस हैं, कोटा रिसर्च, ये सब ओल्डावियंस हैं, वो ओन करते हैं, उनकी मोहब्बत है इस इदारे के लिए। क्या हम बात चाहेंगे है। फ्यूचर में भी। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जी, आपने हमें फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी देना है। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।